रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और व्लादिमीर पुतिन पूरे वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज करने के लिए और खास करके अमेरिका को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो है स्ट्रैटेजी कॉल्ड एक्टिव मेजर्स। जनरली एक्टिव मेजर्स समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ना तो सिर्फ एक्टिव मेजर्स समझाऊंगा कि होते क्या हैं और कैसे किए जाते हैं, बल्कि रशिया की तरफ से अमेरिका के सॉइल के ऊपर 4 प्रकार के एक्टिव मेजर्स के उदाहरण भी दूंगा, जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि रशिया एक्टिव मेजर्स का प्रयोग कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव मेजर्स होते क्या है। तो एक्टिव मेजर्स एक प्रकार के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं जो डिजाइन किए गए हैं इस तरीके से कि अमेरिका को अनबैलेंस किया जाए, सबवर्ट किया जाए, अमेरिका को न्यूट्रलाइज करके वहां पर उसको डिसरप्ट किया जाए। अब एक चीज समझने की आवश्यकता ये है कि एक्टिव मेजर्स जनरली ऑफेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, और वो ऑफेंसिव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें कोई मिलिट्री का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन ऑफेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन एजेंट्स का प्रयोग हो रहा है वो एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि कंट्री में पूरा केओस आ जाता है। अब यहाँ पे होता ये है कि आप इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के तहत आप कैंपेन रन करते हैं। वो कैंपेन से आप लोगों को ब्लैकमेल कीजिए, वो कैंपेन से आप लोगों को उकसाइए, उस इंफॉर्मेशन के कैंपेन से आप लोगों में प्रोवोकेशन पैदा कीजिए, या अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटिमिडेशन तक कीजिए। और ये कैरी आउट किए जाते हैं बहुत ही ट्रेंड ऑपरेटिव्स के तहत। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा कि रशिया एक्टिव मेजर्स आज की डेट में सिर्फ ट्रेंड ऑपरेटिव्स के थ्रू नहीं करवाती, बल्कि अब तो ये परिस्थिति आ गई है कि रशियन इंटेलिजेंस जो है वो एक्टिव मेजर्स को करवाने के लिए साथ ही में फ्रंट कंपनीज का और एजेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस का भी प्रयोग करती है। एजेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रशिया सबसे पहले अब ये करती है कि उसने टारगेट कंट्री अमेरिका को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर उसने अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, कंसल्टेंट्स भेजे हैं, अकेडमिशियंस भेजे हैं, जर्नलिस्ट्स भेजे हैं और रिलीजियस लीडर्स भेजे हैं। ये जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कंसल्टेंट्स, अकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट्स और रिलीजियस लीडर्स हैं, ये सारे के सारे मिल के आज की डेट में एक एक्टिव मेजर इकोसिस्टम अमेरिका में चला रहे हैं। अब ये एक्टिव मेजर इकोसिस्टम के चलाने के दौरान अमेरिका में क्या किया जाता है कि सबसे पहले अमेरिका में उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो रशियन आइडियोलॉजी के साथ एक समर्थता रखते हैं और जो रशियन आइडियोलॉजी के साथ एक सिंपथी रखते हैं। और जिस भी दिन ये लोग उस एक अमेरिकन आदमी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो रशियन आइडियोलॉजी के साथ सिंपथाइज करता है, उसको ये लोग कहते हैं एक फेलो ट्रैवलर। तो उसके लिए जो कोवर्ट लेवल पे शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है फेलो ट्रैवलर। लेकिन फेलो ट्रैवलर ये शब्द रशिया की इंटेलिजेंस के अधिकारी आपस में बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में फेलो ट्रैवलर शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। अमेरिका में जो एक्टिव मेजर्स चला रहे हैं वो इन अमेरिकन को जो रशिया की आइडियोलॉजी के साथ सिंपथाइज करके उसके एक्टिव मेजर्स चलाने में मदद करते हैं, उनको बोला जाता है अमेरिका में यूजफुल इडियट्स। अब देखिए होता क्या है, रशिया क्या करती है कि इन फेलो ट्रैवलर्स या यूजफुल इडियट्स को आइडेंटिफाई करती है। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इनके थ्रू कोई कोवर्ट ऑपरेशन, क्लैंडस्टीन ऑपरेशन कराया जाए। उसका ऑब्जेक्टिव इनके थ्रू ये भी नहीं है कि इनसे कोई प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टील करवाई जाए। बट रशिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि इनके थ्रू रशिया अपना एजेंडा अमेरिका में चलाए, और ऑब्जेक्टिव ये है कि रशिया इनका प्रयोग करके अमेरिका की सोसाइटी में केओस पैदा करे। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में रशिया ने आइडेंटिफाई करा एक लेडी को जिसका नाम था मारिया बुटीना। मारिया बुटीना जो है एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही स्टूडेंट थी और वो एक गन राइट एक्टिविस्ट थी। उसने बहुत सारे आर्टिकल्स नेट पे लिखे कि गन कल्चर जो है उसको अमेरिका को क्यों प्रमोट करना चाहिए, गन कल्चर अमेरिका के लिए क्यों अच्छा है, गन्स को हर एक सिटीजन को देने से क्या क्या फायदा मिलेगा। इसी टाइम पे जब मारिया बुटीना ये बात कर रही थी तो अमेरिका में एक काउंटर डिबेट चल रहा था कि गन कल्चर को बैन कर देना चाहिए क्योंकि गन कल्चर इज द कॉज ऑफ वायलेंस इन अमेरिका।
रशिया ने मारिया बुटीना को बड़े केयरफुली नर्चर किया। रशिया ने क्या किया कि उसने जो अपने एक्टिव मेजर्स को रन करने के लिए एजेंट्स भेजे हुए थे, खास करके जो अकेडमिशियंस थे, यानी कि रशिया के वो विद्यार्थी जो अमेरिका के साथ एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अमेरिका जाकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जो कि पढ़ाई के नाम पर रियलिटी में इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे, उन्होंने मारिया बुटियाना को कल्टीवेट करना शुरू किया। और मारिया बुटिना को उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो राइटिंग्स हैं इनको एम्पलीफाई किया जाएगा क्योंकि हम आपका समर्थन करते हैं। अब मारिया बुटीना को लगा कि भाई ये तो मेरे ही साथी विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये अगर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। लेकिन मारिया बुटीना ये बात नहीं जानती थी कि वो एक यूजफुल इडियट बन चुकी थी और वो रशिया के इस एक्टिव मेजर के एजेंडा के हिस्से के पार्ट में आ चुकी थी। अब ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब रशिया ने मारिया बुटीना को कल्टीवेट करके एक प्रो गन कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करी, तो इस प्रो गन कल्चर से क्या हुआ कि अमेरिका की सोसाइटी में ये डिस्कॉर्ड और पैदा हो गया कि क्या अमेरिकन सिटीजन्स को गन्स रखने का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस छोटे से डिबेट में आप देखिए कि कोई रशिया की इंटेलिजेंस ने किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टील नहीं करी, लेकिन इस ऑपरेशन के तहत रशिया ने अमेरिका के अंदर डिस्कॉर्ड और पैदा कर दिया, सोसाइटी को और डिवाइड कर दिया वहां पर। मैं अगर आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, रशिया ने अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है रादर, और आप सभी ने उसका नाम आई एम सर्टन सुना होगा और कई लोगों ने उसके रिसर्च पेपर्स भी पढ़े होंगे। उसका नाम है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन जनरली एक लेफ्ट लीनिंग इंस्टीट्यूशन है और रशिया के लिए एक ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि उसने इस ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कम थिंक टैंक है, इसके अंदर अपने एकेडमिशियंस भेज के अमेरिका की वॉर फाइटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज करने वाले रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाए। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में उसने वो टाइप के यूजफुल इडियट्स को नर्चर करा जो अमेरिका की हर एक लड़ाई के ऊपर सवाल उठाते थे। अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका का एक थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन जैसा अगर एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश करे और वो बोले कि हमारी सरकार एक लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई गलत है, हमें नहीं लड़नी चाहिए, तो क्या लोगों के मन में डिस्कॉर्ड पैदा नहीं होगा? क्या लोगों के मन में आशंका नहीं आएगी कि भाई एक रिसर्च संस्था में जहां पर अकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, यदि वो अगर इस बात को बोल रहे हैं कि लड़ाई लड़ना नहीं चाहिए, तो अमेरिका की सरकार फिर ये लड़ाई क्यों लड़ रही है? तो सोचने की बात है कि ये ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर पेनिट्रेशन करके ये प्रकार का एक्टिव मेजर चलाना रशिया की एक और यूनिक स्ट्रेटेजी थी। तीसरा, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो अगर हम बात करते हैं अमेरिकन चर्च की, तो अमेरिकन चर्च और अमेरिकन सोसाइटी दोनों एक प्रकार का सिंक्रोनाइज्ड वैल्यू सिस्टम चलाती है। अमेरिकन चर्च जो है जनरली ये बात करती है कि भाई अमेरिका में जो वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज को चर्च को भी सपोर्ट करना चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल, जैसे आज की डेट में फैमिली के इश्यूज हो गए, लिव इन रिलेशनशिप्स हो गए, मैरिजेज हो गई, या फिर आज की डेट में जो LGBTQ उन टाइप के जो इश्यूज को लेके चर्चा अमेरिका में चलती रहती है, उनके फ्रीडम को लेके जो चर्चा चलती रहती है, जो ये लिबरल वैल्यूज के साथ उसको फ्यूज करके ये बातें बोली जाती हैं, तो उस केस में ये हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिकन चर्च इन चीजों को अमेरिकन सोसाइटी में सपोर्ट करती है। लेकिन रशिया यहाँ पर एक एक्टिव मेजर चलाती है। रशिया की भी अपनी चर्च है। अब रशियन चर्च जो है वो जनरली ऐसे पॉइंट्स को प्रमोट करके अमेरिका के सामने, अमेरिका की जनता के वहां प्रचार करवाती है रिलीजियस लेवल पे, ये कहते हुए कि देखिए रशिया की सोसाइटी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। इस कंजर्वेटिव सोसाइटी में रशिया जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन को मानता है। हम वो कहते हैं कि जो जीसस ने बोला था, हम सोसाइटी की लिबरल वैल्यूज को मॉडिफाई करके जीसस के नाम पे नहीं बेच रहे, जो अमेरिका की चर्च कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप सोचेंगे और समझेंगे कि पूरी अमेरिकन सोसाइटी में, जो कि एक रिलीजियस सोसाइटी इन द सेंस है क्योंकि वो चर्च में मानते हैं लोग वहां के, उस सोसाइटी में एक डिस्कॉर्ड पैदा हो गया है। और डिस्कॉर्ड कुछ ऐसा पैदा हो गया वहां पर कि वहां अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बहुत सारे अमेरिकन लोग आज की डेट में अमेरिकन चर्च को सिंपैथी देने के बजाय रशियन चर्च को सिंपैथी ज्यादा दे रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि भैया जो ये रशियन चर्च है ये ज्यादा बेटर है क्योंकि ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड लेके चल रही है और ये रिलीजन को प्योरेस्ट फॉर्म में अपना रही है, और अमेरिकन चर्च जो है वो तो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके सोसाइटी का नैरेटिव चला रही है। तो आप सोच के देखिए कि रशिया इस एक्टिव मेजर के तहत एक रिलीजियस डिस्कॉर्ड अमेरिका में पैदा कर रही है दिन प्रतिदिन, और अमेरिकन को इसकी भनक तक नहीं है। और अगर मैं एक उदाहरण और दूं आपको, जो कि खैर काफी पुराना उदाहरण है 1980 के दशक का, कि सोवियत ने उस समय एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा कैंपेन चलाया, और वो प्रोपोगंडा कैंपेन ये चलाया कि भाई नंबर 1, अमेरिका ने एक बायो वेपन तैयार किया है, यूएस मिलिट्री ने, और ये बायो वेपन है एचआईवी वायरस। उन्होंने ये कैंपेन चलाया और ये कैंपेन बोल के कि भाई एचआईवी वायरस एक अमेरिका का क्रिएशन है, इसको अमेरिका में नहीं चलाया। अब आप देखिए रशिया का गेम। रशिया ने बेसिकली इस प्रोपोगंडा को करने के लिए अपनी उस समय की कोल्ड वॉर के दौरान एक न्यूज एजेंसी जिसको रशिया की केजीबी चलाती थी, जिसका नाम था नोवोस्ती, उसने ये प्रोपोगंडा किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, उन कंट्रीज में जो अमेरिका को पसंद नहीं करती थी। नोवोस्ती ने उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मीडिया हाउसेस को इन्फिल्ट्रेट करके उनको ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करनी शुरू करी 1980 के दशक में कि अमेरिका की मिलिट्री ने एक बायो वेपन तैयार किया है जिसका नाम है एचआईवी वायरस, जिससे कि वो लोगों को मार के पॉपुलेशन घटाना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। अब जैसे ही नोवोस्ती ने, जो कि एक रशिया की प्रोपोगंडा पब्लिकेशन हाउस थी, एक न्यूज एजेंसी थी, जैसे ही उसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मीडिया हाउसेस को ये इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मीडिया वालों ने प्रचार करनी चालू कर दी, और उन्होंने और अमेरिका के खिलाफ एक हेट्रेड कैंपेन चला दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब ये हेट्रेड कैंपेन चल रहा था तो अमेरिका की मीडिया ने भी इसको पकड़ा। अब अमेरिका की मीडिया ने पकड़ के अमेरिका की सरकार से सवाल उठाने अमेरिका में शुरू कर दिए कि भाई उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, उस अखबार में ये खबर छपी है कि अमेरिका की मिलिट्री ने एक ऐसा बायो वेपन तैयार किया है कॉल्ड एचआईवी वायरस। अब जब अमेरिका की मीडिया ने अमेरिका की सरकार से ये सवाल उठाना शुरू करा, तो ये सवाल इवेंचुअली अमेरिका के लोगों ने अमेरिका की सरकार से पूछना शुरू करा, और जब अमेरिका की सरकार से लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू करा, अमेरिका उस एजेंडा को चलाने में और बेसिकली इस गेम को चलाने में सक्षम रहा। रशिया उस समय इस गेम को जीत गई, क्योंकि रशिया चाहती यही थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अमेरिका के खिलाफ हेट्रेड बढ़ जाए, और रशिया चाहती यही थी कि अमेरिका की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा हो जाए, कि अमेरिका के लोग सोचें कि भैया ये जो हुआ ये तो गलत था। अमेरिका के लोग सोचें कि भाई ये चीज जो हो रही थी, ये जो हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी में हमारी मिलिट्री ने इस प्रकार का कुछ दुष्ट टाइप का वेपन, बायो वेपन बनाया है, उससे लोगों में अमेरिका की सरकार के खिलाफ और नफरत पैदा हो गई। तो ये सारे उदाहरण हैं दोस्तों एक्टिव मेजर्स के। तो याद रखिए, एक्टिव मेजर्स में कोई इंफॉर्मेशन स्टीलिंग नहीं हो रही, एक्टिव मेजर्स में किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हो रहा। एक्टिव मेजर्स में बेसिकली ये हो रहा है कि आप ही की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा किया जा रहा है आप ही के लोगों के तहत, यानी कि आप ही के आदमी का प्रयोग आप ही को तोड़ने में प्रयोग किया जा रहा है। और रशिया आज की डेट में इसका चैंपियन है, और रशिया ने मास्टरी कर रखी है इस गेम के लिए। तो आई होप अब आप समझेंगे कि रशिया के एक्टिव मेजर्स कोई हल्के मेजर्स नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। धन्यवाद।